हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। क्या आपके माइंड में कभी डाउट आया है कि जो कार्टून्स हम देखते हैं जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, ये कब स्टार्ट हुआ होगा फर्स्ट टाइम? तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो फटाफट से सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब डेट इम्पोर्टेंट क्यों होती है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, हिस्टोरियन कौन होते हैं? जो पास्ट के बारे में लिखते हैं, जो भी हमारे हिस्ट्री में हुआ है उन सब के बारे में कौन लिखता है? हिस्टोरियंस लिखते हैं। तो वो डेट से अच्छे से बता सकते हैं कि पहले के टाइम पे क्या क्या हुआ था। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी जो बर्थडे डेट है, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, अगर आपको आपकी डेट ही ना पता हो कि आपने कब बर्थ लिया था, तो आप बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करोगे? इसका मतलब डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस इसी के बारे में पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो डेट होती है ना, वो चेंजेस दिखाती है टाइम टू टाइम। कि पहले आप जब आपका बर्थ हुआ था तो आप छोटे से थे, फिर आप धीरे धीरे करके एवरी ईयर उसी डेट पे आप पे बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि आपके माइंड में काफी डाउट्स भी होंगे कि जो जिस कप में हम टी पीते हैं वो कब से स्टार्ट हुई है पीना। ऐसा तो नहीं है कि अर्ली मैन टी पीते थे, ऐसा नहीं है। यानी कि कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना। तो उन सब चीजों के लिए हमें डेट पता होनी चाहिए। जैसे ट्रेन है कि ट्रेन कब स्टार्ट हुई, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए जो डेट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि न्यूज़पेपर कब प्रिंट हुआ, कब स्टार्ट हुआ प्रिंट होना। अब यहाँ पे बताया गया है कि काफी चीजें ऐसी हैं जिसकी डेट्स हमें नहीं पता। जैसे कि जो टी है वो कब से पीना स्टार्ट करी थी लोगों ने, तो उसका पर्टिकुलर डेट नहीं पता। हाँ, ईयर का पता होगा कि हाँ भैया इस ईयर में जो टी है वो स्टार्ट हुई थी ड्रिंक करना, लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं पता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हमें डेट नहीं पता है। जैसे कि डेट और भी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जैसे कि हमें नेक्स्ट रूलर का पता करना है कि राजा जो है कब कब कैसे कैसे रूल किया करते थे, अब किस राजा के बाद कौन सा राजा आया, तो हम डेट से ही तो डिफाइन करेंगे। डेट से तो हमें पता चलेगा ये सारी चीजें। और पहले के टाइम पे लोग कैसे अर्न किया करते थे, क्या उनका प्रोफेशन था, कैसे सिटीज डेवलप हुई थी, कैसी मार्केट्स थी, कैसा किंगडम था, वहाँ का राज्य कैसा था, कैसी सोसाइटी थी, कैसे कल्चर्स थे, कैसे न्यू न्यू आइडियाज स्प्रेड होते थे। तो इन सब के बारे में हमें एक डेट से या फिर पर्टिकुलर ईयर की वजह से ही पता चलेगा। इस वजह से हमारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि जो हम आज जो जी रहे हैं, तो आज का जो लाइफस्टाइल है और जो पहले का लाइफस्टाइल होता था वो कैसा था। तो हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाते हैं अगर हम हिस्ट्री के बारे में पता हो तो। नेक्स्ट है विच डेट्स। अब कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है? अब ऐसा तो है नहीं कि सारी डेट हमें लर्न करनी है, सारी डेट लर्न नहीं करनी होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि यार हिस्ट्री है, बहुत सारी डेट्स लर्न करनी पड़ेगी, कैसे होगा ये वो, पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री बहुत ईजी है अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में करो तो। सारी चीजें हैं जो पास्ट को दर्शाती हैं, उसके सीक्वेंस को बताते कि हाँ ये इवेंट इस टाइम, और इस टाइम बैटल हुई, इस टाइम राजा ने जीता, ये कब जीता और कैसे जीता, और कैसे कैसे राजा का जो रूल है वो खत्म होता चले गया, कैसे ब्रिटिशर्स आए। तो इन सब की डेट्स हमें लर्न करनी होती है, बाकी आलतू फालतू डेट्स हमें लर्न नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, और जो लास्ट वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, या तो एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे और भी सारे गवर्नर जनरल है, जैसे कि वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस और बहुत सारे, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस पूरी बुक में ना हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स का रूल कैसे आया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, और बहुत अच्छे से सुनना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे कैसे कब्जा किया, कैसे कैप्चर किया। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, बहुत ही खड़ूस और बहुत चालू लोग थे। अब इन्होंने क्या करा कि ना, जो हिस्ट्री लिखी, जो भी हिस्ट्री की बुक्स लिखी थी, उसमें बस अपना ही अपना लिखे जा रहे हैं कि हम गवर्नर जनरल, हम ब्रिटिशर्स, हमने रूल किया, हमने ये किया, हमने वो किया। अब इंडियंस के बारे में तो कोई लिखे ना, कुछ तो लिखा होता। तो जो इंडियंस थे ना, वो इसमें एक तरीके से फिट हो ही नहीं पाते थे इनकी हिस्ट्री में।
तो उनको एक अलग फॉर्मेट चाहिए था, यानी कि जो हम इंडियंस थे ना, हमें एक अलग फॉर्मेट चाहिए था अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए। अब देखिए आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, फिगर नंबर 3, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग है। और वॉरेन हेस्टिंग कौन है मैंने अभी आपको बताया था, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉरेन हेस्टिंग कौन था। हाउ डू वी पीरियडाइज। अब 1817 में जेम्स मिल आए, जो कि स्कॉटिश थे और इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बोला कि ये जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड हो गए हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन अभी भी जो इंडियंस थे ना, वो कह रहे थे यार ये तो गलत है, ऐसे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। और मिल के जो थिंकिंग थी ना, वो भी बहुत बेकार थिंकिंग थी। वो ये सोचते थे कि जो यूरोप है ना, वहाँ की सिविलाइजेशन बहुत बेटर है, बहुत अपर लेवल की है। अगर हम एशियन सोसाइटीज को देखें, यानी कि जो इंडिया से कंपैरिजन अगर वो करते थे ना, जैसे इंडिया, चाइना और इन सबसे कंपैरिजन करते थे, तो कहते थे एशियन सोसाइटी बहुत लोअर लेवल की है और हमारी जो है यूरोप की सिविलाइजेशन है वो बहुत अच्छी है। मतलब अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते थे, हद ही है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये बोलते थे कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, उससे पहले जो मुस्लिम्स हैं वो पूरी कंट्री पे रूल करते थे और वो जो है रिलीजियस को इंटॉलरेंस करते थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबका एक ही रिलीजन हुआ करता था, दूसरे के रिलीजन को ये बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे कि अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते थे। तो ये लोग ये बोलते थे कि ना ये चीज़ें सही नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए। आप जो यूरोपियन की जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करो, जैसे कि वहाँ के लॉज, इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सेप्ट करो, क्योंकि इंडिया का सब चीज़ें ठीक नहीं है। और ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो पूरे इंडिया पर राज कर ले, पूरे इंडिया पर कब्जा कर ले और उन लोगों को बताएं कि तुम जो है अभी जो लाइफ जी रहे हो बहुत गंदी लाइफ जी रहे हो, जो अच्छी वाली लाइफ है वो हम बताएंगे, जो हैप्पीनेस वाली लाइफ है वो हम बताएंगे, वो कैसे जीनी होती है और कैसे तुम्हें प्रोग्रेस करना है अपनी सिविलाइजेशन में। अब जिस पीरियड में इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के फॉर्म में, तो ये पीरियड्स गलत थे, क्योंकि हमें ये पता है कि हिंदू के टाइम भी बुद्धिज्म और जैनिज्म थे और मुस्लिम के टाइम पे भी जैनिज्म और बुद्धिज्म थे। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम के टाइम पे सारे मुस्लिम्स ही थे, कुछ हिंदू भी तो थे उस टाइम पे। तो ये गलत इन्होंने पीरियडाइज किया है। अब अगर हम इस ब्रिटिशर्स की क्लासिफिकेशन से थोड़ा निकले बाहर, तो हिस्टोरियन की भी सुन ले वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब हिस्टोरियंस कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट पे डिवाइड करना चाहिए, ऐसे जैसे कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, जिससे कि हमें पता चल सके कि बहुत पहले यानी कि एंशियंट टाइम पे क्या हुआ करता था, उसके बाद मेडिवल में क्या चेंजेस आए और मॉडर्न में उससे अगर कंपैरिजन करें तो क्या चेंजेस आए हैं। यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जो मॉडर्न टाइम था वो हमारा टाइम था, यानी कि ब्रिटिशर्स का टाइम था, वहाँ पर साइंस और डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी इन सब के बारे में बात हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पे मॉडर्न सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि हम तो एक तरीके से गुलाम थे ना ब्रिटिशर्स के, हम तो उनके अंडर में काम कर रहे थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी थी वो। अब इन सब चीजों को देखते हुए ना काफी हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि हम इस टाइम को, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का टाइम था जब उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था, तो हम उस टाइम को, उस पीरियड को हम कॉलोनियल बोलेंगे, ना कि मॉडर्न बोलेंगे। अब कॉलोनियल क्या होता है वो देखते हैं हम। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कॉलोनियल की डेफिनेशन, तो ये है कि कोई भी कंट्री किसी और कंट्री पर अगर अपना कब्जा जमा लेती है, यानी कि राज्य कर लेती है, तो उस कंट्री को बोला जाता है कॉलोनियल। जैसे कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो ब्रिटिशर्स कौन थे? कॉलोनियल थे, क्योंकि वो हमारी कंट्री पे रूल कर रहे थे। ऐसे ही अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे रूल करती है, तो जो रूल कर रही है ना कंट्री, उसको बोलेंगे हम कॉलोनियल। और वो सब चीजें इनसे छीन लेती है, जैसे कि पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, कल्चरल पावर, सब चीजों को चेंज कर देती है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया को पूरा कब्जा लिया, वहाँ के जो भी नवाब्स थे, राजास थे, उनको दबाने लग गए, उनको सताने लग गए, उनके सारे इकोनॉमिक यानी कि पैसा छीन लिया और सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी और बहुत सारे टैक्सेस भी लगा दिए, यानी कि कलेक्ट किया रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा इन्होंने कलेक्ट किया और अपने देश में ले जाते रहे, अपने देश को अमीर बनाते रहे और हमारे देश को गरीब बना दिया और बहुत काम कराया, बहुत ज़्यादा सताया, बहुत लोगों पर अत्याचार किए।
अब ये सब सुन के तो मुझे अपने खड़ूस टीचर की याद आ रही है, जिसने हमसे बहुत काम करवाया था, बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखवाए थे इंजीनियरिंग में। पक्का वो ब्रिटिशर्स की तरह ही होगा। उसका नाम मुझे कॉलोनियल रखना चाहिए था, क्योंकि वो हम पे रूल कर रहे थे। अब देखिए इस लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके में अलग चेंजेस आए होंगे, कल्चरल चेंजेस अलग हुए थे, तो सारे चेंजेस अलग अलग हुए हैं, सेम वे में तो हुआ नहीं है कुछ भी। तो इनको बोला गया है आवर पास्ट, इसलिए हमारी जो बुक है ना उसमें आवर पास्ट लिखा हुआ है, यानी कि एस लिखा हुआ है लास्ट में, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में कॉलोनाइजेशन की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, व्हेन द सब्जुगेशन, सब्जुगेशन यानी कि एक तरीके से दबाना, उन पे विजय कर लेना किसी और कंट्री पे। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। तो अगर इसकी डेफिनेशन आती है ना तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। हाउ डू वी नो, यानी कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री 250 इयर्स की कैसे लिखी है, क्या उनके पास सोर्सेस थे। तो हम इसमें देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी कि जो शासन था, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, उससे हमें काफी सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं। ब्रिटिशर्स जो थे ना वो अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड ही रखते थे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती थी बस वो उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया करते थे, उन्हीं को राइट किया करते थे, लिखा करते थे। उनके लिए बस वही इम्पोर्टेंट हुआ करता था, जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए, या फिर उन्होंने कुछ प्लान किया, या फिर कोई पॉलिसी है उनके, डिसीजंस है, या कोई एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है। अब ये लोग ऐसा सोचते थे कि जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं या जो भी लेटर है उसको बहुत अच्छे से केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो फिर इन्होंने एक रूम बनाया है जिसका नाम लिखा रिकॉर्ड रूम्स, जिसमें कि इनके सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इस रिकॉर्ड रूम में रखे जाते थे। अब ये जो रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के पास, यानी कि वहाँ पे एक रूम बनाया जाता था और लिखते थे वहाँ पे कि रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और या फिर तहसीलदार ऑफिस होता था, वहाँ पे भी रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, वहाँ पे जितने भी तहसीलदार के डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे वो प्रिजर्व करके रखे जाते थे, वो अच्छे से रखे जाते थे। या फिर जो कमिश्नर का ऑफिस होता था वहाँ पे भी एक रूम हुआ करता था, एक रिकॉर्ड रूम, और कलेक्ट्रेट में भी एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। अब एक और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कि आर्काइव्स और म्यूजियम जिसे बोला जाता है, जिसमें सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व करके आज भी रखे जाते हैं। यानी कि म्यूजियम में हम देखते हैं ना पुरानी पुरानी चीजें रखी होती है, और ऐसी आर्काइव्स में बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें, यानी कि पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स आज भी रखे गए हैं ब्रिटिशर्स के थ्रू जो लिखे गए थे। इस टाइम पर जो लेटर्स और मेमोज हुआ करते थे, मेमोज होते हैं जो एक रिटन प्रपोजल होता है, यानी कि कोई आपने लेटर लिखा है और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे उसे भेजना है, तो ये लेटर्स और मेमोज भेजे जाते थे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन के अर्ली 19th सेंचुरी में। तो इन सबको भी आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। अब और भी काफ़ी चीज़ें होती थी, जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो सारे भी सेंड किए जाते थे ऑफिशियल्स को, यानी कि जो ऑफिसर्स होते थे उनको सेंड किए जाते थे रिपोर्ट्स वगैरह, नोट्स वगैरह, कि आपको ये करना है या फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कैलीग्राफिस्ट, यानी कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसकी बहुत सुंदर अच्छी राइटिंग होती है उसे बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो आप बताइए कि आप लोगों में से किसकी राइटिंग सबसे अच्छी है और कौन है कैलीग्राफिस्ट, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जो भी राइटिंग वगैरह लिखी जाती थी तो जिसकी सबसे अच्छी होती थी उसी को डॉक्यूमेंट लिखने को मिलता था कि आप भी अपनी राइटिंग में लिख दो क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर है। फिर धीरे धीरे करके मिडिल 18th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रिंटिंग वगैरह आने लग गया। अब प्रिंटिंग आने लगे तो एक कॉपी की मल्टीपल कॉपीज हो जाती थी। अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं लिखने की, क्योंकि भैया एक ने लिखा और उसका कॉपी कर दिया और सबको मिल गया वो चीज़ें। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आर्काइव्स कैसी हुआ करती थी, जहां पर सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। अब जो सर्वे होता था ना बहुत इंपॉर्टेंट होता था पहले के टाइम पे। अब ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि किसी भी कंट्री पे रूल करने से पहले ना उसके बारे में जान लेना चाहिए प्रॉपर अच्छे से, तो इसे ही बोलते हैं हम सर्वे। अब अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होता था कि जो सर्वे होता था वो मैप के थ्रू होता था, यानी कि पहले उस एरिया का मैप बना लो जिसके बारे में आप सर्वे करने जा रहे हो, जैसे कि कोई विलेज हो गया
कि वहाँ का विलेज कैसा है और वहाँ का रेवेन्यू कैसा है, यानी कि पैसा वगैरह कैसा आता है उसमें। और जो टोपोग्राफी यानी कि वहाँ की सॉइल कैसी है, फार्मर जहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की जो फ्लोरा है फौना है, यानी कि फ्लोरा जो होता है जो पेड़ पौधों को बोलते हैं, प्लांट्स को बोलते हैं, और फौना जो होता है हमारा एनिमल्स होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग देखते थे कि लोकल हिस्ट्रीज कैसी है, वहाँ की क्रॉपिंग का पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें वो पहले देखते थे, उसके बाद वहां जाके वो कैप्चर करते थे उस रीजन को, उस एरिया को। तो ये क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो इस सब चीजों को क्या बोलते हैं हम, सर्वे बोलते हैं। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में सेंसस भी आ गया। किसी भी एरिया के जो पीपल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ पीपल्स, उन्हें बोलते हैं हम सेंसस। यानी कि जैसे पूरा इंडिया है, अब इंडिया में कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं टोटल, तो उन्हें बोलेंगे हम ये सेंसस है। यानी कि हमें एवरी 10 ईयर में देखना होता था कि जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज होती जा रही है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती थी, जैसे कि कास्ट बेस पे या रिलीजन बेस पे या उनका ऑक्यूपेशन क्या, यानी कि वो क्या काम करते हैं। और भी सर्वे होते हैं जैसे कि बोटैनिकल सर्वे जो कि पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, जूलॉजिकल सर्वे जो कि एनिमल्स के बारे में बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कि पास्ट के बारे में बताते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो कि ह्यूमन के बारे में बताते हैं, फॉरेस्ट सर्वे जो फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ये जो प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं ना, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट किया और उसको बना दिया बोटानिकल गार्डन, और वहाँ पे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे, उनके यूजेस देखते थे कि क्या क्या यूजेस है इन प्लांट्स के। फिगर 6 में आप देख सकते हैं कि कैसे मैपिंग और सर्वे हो रहा है, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं लोगों के एरिया के बारे में। What officials records do not tell। अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमने देखे हैं ना, वो हमें क्या क्या चीजें नहीं बताते हैं। अब ये चीजें तो हमें पता चल गई हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया, उनके रूल और रेगुलेशन कैसे थे, और कैसे कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे एक से दूसरे के पास पहुंचाते थे। लेकिन क्या इसमें जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके बारे में कुछ लिखा था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। गरीबों के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था कि लोग कैसे कैसे सफर कर रहे हैं। तो जो ट्राइबल्स और पीजेंट्स वगैरह थे ना, जो कि फार्मर्स वगैरह लोग होते थे, किसान होते थे, और जो कबीले के लोग होते थे, उनके बारे में बहुत डिफिकल्ट था हिस्ट्री में पता लगाना कि वो लोग कैसे रहा करते थे, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो ये बहुत सारी चीजें थी, इनके बारे में थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो था नहीं। कोई जैसे किसी ने लिख दिया छोटा मोटा डायरी वगैरह में तो पता चल गया, या फिर कोई पिलग्रिम्स है या ट्रैवलर्स है या ऑटोबायोग्राफीज है तो वहां से कुछ कुछ चीजें पता कर सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कि वो लोग कैसे क्या क्या प्रॉब्लम सफर करते थे। तो फिर थोड़ा स्लोली करके जो प्रिंटिंग वगैरह न्यूज़पेपर आने लगे, और जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, वो अपने आइडियाज़ लिखने लग गए। पोएट नोवेलिस्ट भी लिखने लगे अपनी अपनी फीलिंग्स। तो वहाँ से हम कुछ कुछ पता कर सकते हैं इन लोगों के बारे में। और जो लिखा करते थे ना, वो सारे लिटरेट पीपल हुआ करते थे, यानी कि पढ़े लिखे हुआ करते थे। जो अनपढ़ होते थे उन्हें तो लिखना ही नहीं आता था, तो वो कैसे लिखते अपनी फीलिंग्स, कैसे लिखते अपनी प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत डिफिकल्ट था उनके बारे में जानने में कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या प्रॉब्लम फेस किया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।